तनुजा ने गुस्से से नव्या की तरफ देखते हुए कहा, चुप क्यों है? अब क्या हुआ? मुंह में जुबान नहीं है? इस तरह के कपड़ों में तैयार होकर कहाँ गई थी? तनुजा की बात सुनकर सौरभ ने भी गुस्से से नव्या से कहा, क्या कर रही हो तुम नव्या? मोहल्ले में मेरी इज्जत है, कहीं मुंह देखने लायक नहीं रहूंगा मैं। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या कहे। तभी उसने अपने आप को संभालते हुए दबी आवाज में कहा, पापा, मैं जॉब के लिए गई थी, लेट हो गई तो रिया ने कहा कि मैं उसके घर रुक जाऊं। आगे से नहीं होगा पापा। नव्या अपने कमरे में जाना चाहती थी क्योंकि उसका दिमाग उसके काबू में नहीं था। एक सैलाब सा चल रहा था उसके मन में। वो कल रात की बातें उसके सामने किसी फिल्म की तरह फ्लैश हो रही थी। वो तो बस किसी तरह अपने आंसू रोके हुई थी। तनुजा ने नव्या के लंबे बालों को खींचते हुए सौरभ की तरफ देखते हुए कहा, मैं बता रही हूँ, ये लड़की हाथ से निकल जाएगी। मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। नव्या ने अपने पापा की तरफ देखा। वो जानती थी कि उनकी माँ के सामने कुछ उनकी नहीं चलती थी। उन्होंने नव्या से धीरे से कहा, एक बार फिर से कह देता हूँ नव्या, अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अभी तक अपने अंदर उमड़ रहे आंसुओं के सैलाब को रोक रही नव्या को जब सौरभ ने एक बार फिर से घर से निकालने की धमकी दी तो इस बात ने उसे अंदर तक बेचैन कर दिया और उसने रुंधे हुए गले से कहा, मैंने कहा ना पापा, मैं कल रात रिया के घर थी, पूछ लेना उससे। बोलती हुई नव्या तेजी से अपने कमरे की ओर भागी और रोती हुई बोली, और हाँ, मुझे पता है पापा, इस घर में ही नहीं, आप लोगों के दिल में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है। नव्या की ये बात सौरभ के दिल पर खंजर की तरह लगी और उसने तेज आवाज में कहा, तुम दिल में रहने वाले काम करोगी तभी तो दिल में रहोगी ना। अपने कमरे में पहुंचते ही नव्या ने दरवाजा बंद किया और बेड पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। पहले से उसके दिमाग में कल रात वाली बातें लगातार घूम रही थी और अब उसके पापा की ये दिल दुखाने वाली बातें, इन दोनों बातों ने उसे रोने पर मजबूर कर दिया। उसके आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अचानक से उसे कल रात कबीर का उसे किस करना याद आ गया, जिसका एहसास वो अभी भी अपने होठों पर महसूस कर रही थी। नव्या तुरंत अपने होठों को अपने हाथों से रगड़ने लगी। ये बेचैनी उसे किसी तरह भी चैन नहीं लेने दे रही थी और वो जल्दी से भागकर वॉशरूम में शार के नीचे जाकर खड़ी हो गई और अपने बदन को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। शार के नीचे खड़ी नव्या अपने मन के अंदर तक भीग रही थी। आंसू लगातार उसकी आंखों से बह रहे थे और वो ये सोच रही थी कि काश जैसे पानी हर गंदी चीज को साफ कर देता है, उसी तरह जहां जहां उस गंदे आदमी ने उसे छुआ था वो हिस्सा भी साफ हो जाए। शार लेकर वो कमरे में वापस आ गई। वो अपने ख्यालों में पता नहीं कब तक गुम थी। वक्त बीत गया, उसे उसका अंदाजा ही नहीं रहा। अचानक उसके कमरे का सन्नाटा दरवाजे के जोर से खुलने पर टूटा। जोर से धड़ाम की आवाज से नव्या अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। रॉकी उसके दरवाजे पर खड़ा था। उसे देखकर एक बार फिर से नव्या बहुत बुरी तरह डर गई। रॉकी के मुंह में सिगरेट फंसी थी जिसके वो लंबे लंबे कश लगाए जा रहा था। तभी रॉकी ने बेड पर रखा हुआ पर्स देखा तो वो लपक कर उसके पास गया और उसमें से पैसे निकालने लगा। प्लीज पर्स छोड़ो मेरा। लेकिन रॉकी ने नव्या की कोई बात नहीं सुनी। उसने बिना नव्या की तरफ देखे उसके पर्स में से सारे पैसे निकाल लिए। नव्या ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन रॉकी ने उसे जोर से धक्का दिया और कमरे से निकाल दिया। रॉकी के जाने के बाद नव्या टूट चुकी थी। अब लगातार उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। वो आज सच में अकेली थी। सहारा था तो बस उसकी बूढ़ी बीमार नानी जो उससे प्यार करती थी। उनका नव्या के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो भी बीमार थी, जिसके इलाज के लिए नव्या ट्यूशन पढ़ाकर पैसों का इंतजाम किया करती थी। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से रॉकी वो पैसे भी नव्या से छीन लेता था। नव्या अपने खाली पर्स की तरफ देख रही थी कि तभी उसका फोन बज उठा। वो एकदम से झेप गई। उसने फोन उठाया और देखा रिया का कॉल आ रहा था। उसने उसके फोन को काट दिया। उसका इस समय किसी से बात करने का मन नहीं था, लेकिन रिया कहाँ मानने वाली थी।
जब उसके बार बार फोन करने पर नव्या ने फोन नहीं उठाया तो रिया ने उसको एक मैसेज किया। नव्या, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तू इतनी अनप्रोफेशनल कैसे हो सकती है? तेरी जॉब के लिए मैंने रोहन से कितनी रिक्वेस्ट की और तू उसे बिना बताए वहां से आ गई। तुझे कम से कम उसे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। तू मेरा फोन तो उठा। रिया का मैसेज पढ़ने के बाद नव्या को साफ लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। रिया ही थी जो उसका हर कदम पर साथ देती थी और वो है कि नव्या को अपने आप पर शर्म आई और उसने अपने आप को संभालते हुए रिया को कॉल किया। नव्या ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, आई एम सॉरी रिया। नव्या, हद है यार। इज दिस द वे टू ट्रीट समवन हु हेल्प्स यू? ये सुनकर नव्या अपने आप को रोक नहीं पाई और वो रोने लगी। क्या हुआ नव्या? तू रो क्यों रही है? रिया ने हैरान होकर कहा। नव्या किसी के साथ कल रात जो उसके साथ हुआ वो शेयर नहीं करना चाहती थी, रिया के साथ भी नहीं। इट वॉज हर पर्सनल ट्रॉमा। उसने बहाना बनाते हुए कहा, कल रात बार में गोलीबारी होने लगी थी जिसकी वजह से मैं बहुत डर गई थी और मैं रोहन से मिले बिना ही वहां से वापस आ गई। मेरी तरफ से उससे माफी मांग लेना। यार, ही गॉट वरीड। जब तू उससे कहीं नहीं मिली तो उसने मुझे फोन किया था, पर तूने उसका फोन काट दिया। यार, बात तो कर लेती। नव्या को पता था कि कबीर ने उसका फोन स्विच ऑफ किया होगा। सॉरी रिया, मैं रोहन से खुद अपोलोजाइज करूंगी। शिट यार नव्या, बार में एंट्री करने वाली जॉब जो उसने तुझे बोली थी वो किसी और को दे दी। नव्या ने बेचैनी भरी आवाज में कहा, रिया, मुझे काम चाहिए। अंकल ने बचे हुए पैसे भी ले लिए। नानी का क्या होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ पलों के लिए रिया चुप थी, फिर उसने कुछ सोच कर कहा, अच्छा तू एक काम कर, तू रोहन से जाकर मिल, मैं बात करती हूँ। मैं मम्मी और पापा से क्या बताऊंगी? अरे बोल देना कि किसी कॉल सेंटर में जॉब लगी है। गेट रेडी। रिया का फोन रखने के बाद नव्या कमरे के चक्कर लगाने लगी। उसने अपने आप को हिम्मत दी और कमरे से बाहर निकली। उसके पापा बाहर बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। वो उनके पास गई और बोली, पापा, अभी मुझे नौकरी के लिए एक फोन आया था, तो क्या मैं इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ? सौरभ ने नजरें उठाकर नव्या को देखा। ऐसा नहीं था कि वो अपनी बेटी से प्यार नहीं करते थे, लेकिन उन पर उनकी पत्नी तनुजा का बहुत ज्यादा असर था, इसलिए वो कई बार सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाते थे। ठीक है, तुम चली जाओ, पर कोशिश करना माँ के आने से पहले तुम घर वापस आ जाओ। सौरभ की बात सुनकर नव्या के चेहरे पर चमक आ गई। उसने जल्दी से अपना पर्स उठाया और जल्दी आने के वादे के साथ घर से निकल गई। कुछ देर बाद जब नव्या ड्रीम एंड कॉकटेल्स बार पहुंची, उसे कल के मुकाबले आज बहुत ज्यादा लोग दिख रहे थे। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि रोहन किसी काम से बाहर गया हुआ था। नव्या वहां से निकलने वाली थी कि तभी बारटेंडर ने उसे रोहन का मैसेज दिया कि उसे सुपरवाइजर कनिका से मिलना है। नव्या बार के साइड के दरवाजे से एक रूम में गई। वहां उसे एक काले रंग की मिनी ड्रेस पहने हुए एक औरत दिखाई दी। वो अपने काम में बहुत बिजी नजर आ रही थी। वो दिखने में बहुत ही हॉट लग रही थी। दरवाजे की आहट से उस औरत ने नव्या की तरफ देखा। इससे पहले कि नव्या कुछ बोलती, उसने पूछा, तुम? जी मैं नव्या। नव्या को देखकर उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। ओह, तुम हो नव्या, लेकिन तुम तो इस काम के लिए। उसने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, आखिर रोहन को नव्या इतनी पसंद क्यों आ गई थी। तभी कनिका ने अपनी फाइल बंद की और दूसरे कमरे की तरफ जाते हुए कहा, चलो मेरे पीछे आओ। ये सुनकर नव्या को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो चुपचाप कनिका के पीछे चली गई। वहां रूम में एक कबर्ड से कनिका ने हैंगर निकाला जिसपे एक लाल ड्रेस थी जो बहुत छोटी और रिवीलिंग थी। जैसे ही कनिका ने उसे वो ड्रेस थमाई, नव्या ने थोड़ा डरते हुए कहा, कनिका मैम, ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा रिवीलिंग है, इसे मैं कैसे। इसके पहले कि वो अपनी बात खत्म करती, कनिका ने चेंजिंग रूम की तरफ धक्का देते हुए कहा, देखो मुझे बहुत काम है, चुपचाप अपने कपड़े बदलो, तुम यहाँ सत्संग अटेंड करने नहीं आई हो। नव्या उस छोटी सी टाइट ड्रेस को देख रही थी जिसमें उसके बदन का ज्यादातर हिस्सा दिखने वाला था। उसने मन में सोचा, क्या वेट्रेस बनने के लिए
ऐसे कपड़े पहनने जरूरी हैं? तभी बाहर से कनिका की आवाज आई। तुमने कपड़े बदल लिए? जल्दी बाहर आओ, मुझे इसके अलावा भी और बहुत काम है। नव्या अभी भी उलझन में फंसी हुई थी कि वो क्या करे, लेकिन फिर उसके जहन में अपनी नानी का ख्याल आया और उसने अपनी नम होती आंखों को पोंछकर सारी शर्म भुलाते हुए वो लाल ड्रेस पहन ली। इतने में अचानक कनिका ने गुस्से में दरवाजा खोलते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आया मैंने? ये कहकर कनिका एक पल के लिए दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नव्या इतनी खूबसूरत दिख रही थी। उसने उम्मीद भी नहीं की थी ये तभी सहमी सी लड़की कपड़े बदलते ही किसी हॉट मॉडल की तरह दिखने लगेगी। उसका फिगर इस ड्रेस में कमाल का लग रहा था। उसके बाद कनिका ने जल्दी से नव्या के बंधे हुए लंबे बालों को खोला और उसके साइड में पिंस लगा दिए। उसके कमर तक आते बालों में वो और ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। नव्या कनिका की इन हरकतों से बहुत नर्वस हो रही थी। चलो जल्दी करो, टॉप फ्लोर पर 2 वीआईपी कमरे हैं, 402 में तुम्हारी ड्यूटी लगी है। उनसे पूछ कर आओ कि उन्हें वहाँ पर किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अगर वो कुछ मांगते हैं तो उन तक वो चीज पहुँचा देना। इससे पहले कि नव्या कुछ और पूछती, कनिका वहां से चली गई और नर्वस नव्या टॉप फ्लोर की तरफ जाने लगी। जैसे ही उसने सीढ़ी पर कदम रखा और सेकंड फ्लोर की तरफ देखा, कल रात की हुई सारी बातें उसकी आंखों के सामने आने लगी। वो एक पल के लिए वहां जम गई। उसके साइड से लोग उसे धक्का देते हुए जा रहे थे। उसने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ने लगी। कबीर का डर उसके दिलो दिमाग में इस कदर बैठ चुका था कि वो चारों तरफ डर के मारे देख रही थी। कहीं कबीर आसपास तो नहीं है। वहां दूसरी तरफ नव्या के डर से बेखबर ड्रीम एंड कॉकटेल बार के बाहर कबीर की कार आकर रुकी। जैसे ही कबीर कार से उतरा, उसकी नजर सड़क की दूसरी तरफ एक गरीब औरत पर पड़ी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। पता नहीं क्यों, लेकिन कबीर का मन उस औरत को देखकर कुछ परेशान सा हो गया। बच्चा भूख से लगातार रोई जा रहा था। कबीर ने पैसे निकालकर शेरा को देकर बोला, जाओ ये पैसे उस औरत को दे दो। शेरा ने हाथ बढ़ाकर पैसे लिए, लेकिन अचानक कबीर ने उसे रोका और रुपयों में से उसने 500 रुपए का एक मुड़ा हुआ नोट बाहर निकाल लिया और बाकी के पैसे शेरा को दे दिए। उसने उस 500 के नोट को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। दूसरी तरफ नव्या ने एक गहरी सांस ली और कमरा नंबर 402 के दरवाजे पर नॉक किया। अंदर आ जाओ। आवाज सुनकर नव्या धीरे से रूम के अंदर गई। रूम में उसने देखा कि रूम 5 से 6 आदमियों से भरा हुआ था। सब ड्रिंक्स कर रहे थे। कुछ औरतें भी थीं जो उनकी गोद में बैठी थीं, जिन्हें देखकर नव्या डर गई। सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। क्या नव्या फिर किसी मुसीबत में फंस जाएगी?